हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड वेरी गुड। आज हम लोग सैटेलाइट मोशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सैटेलाइट क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, कितने टाइम में घूमेगा, सब चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, या मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट मोशन। ऑलराइट, तो मान लेते हैं कि भाई ये एक प्लेनेट है ना। ये एक प्लेनेट, मास m, रेडियस कैपिटल R। अब इसके अराउंड एक ऑर्बिट में ऐसे सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, ये सैटेलाइट का मास स्मॉल m घूम रहा है भी, बहुत बढ़िया, इसके अराउंड घूम रहा है। मान लेते हैं कि सैटेलाइट का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक, लेट्स से द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल r। ओके, तो क्या सैटेलाइट की स्पीड कांस्टेंट है? हाँ भाई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो स्पीड कांस्टेंट होगी। अच्छा, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? ना। क्यों? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सैटेलाइट के मोशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी? हाँ, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन मींस फोर्स। तो कौन सी फोर्स है जो इसको ऐसे घुमा रही है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड द सैटेलाइट। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व दिस सैटेलाइट। समझ में आई बात? पक्का, वेरी गुड। तो मान लो कि ये v रफ्तार से चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स Gmm डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m v स्क्वायर बाय r। यही बात होगी। जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दूंगा। तो यहां से v इज इक्वल टू अंडर रूट Gm बाय स्मॉल r आया। What is this? This is that velocity जिससे वो घूम रहा है। इसको हम लोग ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, रूट Gm बाय स्मॉल r। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर यही सैटेलाइट धरती के सरफेस के करीब घूम रहा हो, यानी कि इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो सैटेलाइट धरती के बिल्कुल सरफेस के करीब घूम रहा है, तब उसकी रफ्तार कितनी आएगी? फाइंड आउट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट Gm बाय r। जी तुम्हें पता है, मास ऑफ अर्थ तुम्हें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें पता है, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर तुम धरती पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टली 8 किलोमीटर पर सेकंड से कुछ फेंक दो तो वो रिवॉल्व करता रहेगा और कुछ देर बाद तुम्हारी टिंडी में आके लगेगा पीछे से, क्योंकि वो ऑर्बिट पूरा कर चुका होगा। समझ में आया? अरे कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का, वेरी गुड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देखने वाले? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं दैट v इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m। जो तुम्हारे सैटेलाइट की रफ्तार है वो सैटेलाइट के मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। चमका? एक्सप्रेशन में आ रहा है, देखो, v इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m। ये इंडिपेंडेंट है इसलिए तुम्हारे सैटेलाइट का मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा वो स्पेस स्टेशन है ना, तुम्हारा नहीं है, जिनका भी है, जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अब उसमें चाहे तुम 4 बंदे ले आओ, चाहे तुम 5 बंदे ले आओ, चाहे उसके साथ स्पेसशिप अटैच कर दो, उसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके मास का वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आया? पक्का। एक और देखने वाली बात है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट r। जितना तुम दूर जाओगे धरती से उतनी तुम्हारी रफ्तार कम हो जाएगी। जितना तुम्हारा स्मॉल r बढ़ेगा रफ्तार कम हो जाएगी। दूर जाओ, सैटेलाइट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट टू मूव इन द ऑर्बिट विल बी लेस। समझ में आई ये बातें? पक्का, सोच लो,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ठीक है ना? ओके, छाप लिया ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, इससे छाप लिया सबने। ठीक है, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऑर्बिट में घूमने के लिए सैटेलाइट को कितना टाइम पीरियड लगता है। तो हेडिंग डालो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट कितने टाइम पीरियड में एक पूरा चक्कर लगा देगा। देखो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2πr/v। सही बात है, हाँ कि ना? बिल्कुल। v की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 2πr डिवाइड बाय √gm डिवाइड बाय r, दैट इज इक्वल टू 2π√r³ बाय gm। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। इतने टाइम पीरियड में वो एक चक्कर पूरा कर लेगा। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। अब वही बात कर लेते हैं कि जो सैटेलाइट धरती के करीब घूम रहा हो, इफ r इज इक्वल टू r, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π√r³ बाय gm। जब तुम सब पुट करके देखो ये आ जाएगा 84.6 मिनट्स, अप्रॉक्स 1.5 घंटा, थोड़ा सा कम, 84.6 मिनट्स में एक पूरा चक्कर लगा लेगा। समझ में आया? पक्का, सोच लो। ओके, अगर मैं t का स्क्वायर कर दूं क्या वो r³ के प्रोपोर्शनल आएगा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर तुम एक ही प्लेनेट की चर्चा कर रहे हो, उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो जितना ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा उतना ही टाइम पीरियड घूमने के लिए ज्यादा लगेगा। और रिलेशन क्या है? t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये कैप्लर्स लॉ आगे आएंगे, उनमें भी इसकी चर्चा होगी। कैप्लर साहब ने भी ये लॉस के बारे में बताया था, वहां भी चर्चा करेंगे इसकी। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। ऑर्बिटल वेलोसिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो थी √gm/r। अगर तुम एस्केप वेलोसिटी को थोड़ा सा जानो, वो क्या थी? 2gm/r का रूट। तो मुझे लगता कि एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट टाइम्स है, √2 टाइम्स। कि जो तुम्हारी ऑर्बिट की वेलोसिटी है, अगर उससे थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा कर दो, कितनी ज्यादा कर दो? √10 टाइम्स ज्यादा कर दो, तो वो एस्केप कर जाएगा। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। छाप लिया यहां तक? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया, है ना? आसान सी चीजें, बहुत ही छोटी मोटी प्यारी चीजें। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की एनर्जी पे थोड़ी बहुत मोटी मुद्दे की बातें करते हैं। देखो सैटेलाइट चल भी रहा है और दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। सही बात? अरे सही बात, वेरी गुड। मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की बातचीत करूं तो वहां से मेरे पास mv² की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? gm डिवाइड बाय r। तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? दो मासेस के बीच में -gmm डिवाइड बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? ध्यान देना, टोटल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, कितनी होगी टोटल एनर्जी? इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बना, दोनों को ऐड कर दो, gmm/2r माइनस gmm/r, इट इज इक्वल टू -gmm डिवाइड बाय 2r। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना, ऐसी चीजें तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करी होंगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। यही बन रहा होगा, देख लो ध्यान से। अरे यही बन रहा होगा, देख लो ध्यान से, देखो हाँ कि ना? ये तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी करा होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन
अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे थे, वहां भी कुछ ऐसी ही चर्चा हुई होगी। समझ में आया? पक्का मिटा दूं? जब तुम एस्केप वेलोसिटी कर देते हो तब तुम्हारी टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी पे पुट करके देख लेना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर करके देख लेना। ठीक है, तुम्हारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। जब तुम्हारी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो बॉडी एस्केप कर जाएगी। ये जो हमने एनर्जीज लिखी थी ये एक ऑर्बिट में एनर्जी थी, राइट? इट वॉज द एनर्जी इन ऑर्बिट। वैसे अगर जनरली तुमने एनर्जी लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखना, एस्केप वेलोसिटी लिखना, उसमें एस्केप वेलोसिटी पुट कर देना √2gm बाय आर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे 0 आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी आई नेगेटिव तो वो चक्कर लगाएगा, बाउंड होगा। वो क्या होगा? बाउंड, चक्कर लगाएगा, वो धरती के अराउंड घूमेगा। सर्कल में घूमेगा या इलिप्स में घूमेगा वो डिपेंड करता है उसकी टोटल एनर्जी पे। अगर उसकी टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 2r आ गई तो सर्कल में घूमेगा। अगर थोड़ी सी कुछ और आई तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स बन जाते हैं। जैसे वो नहीं तुमने सुना कि भाई वो 76 सालों बाद आता है वो मिटियोर, सुना होगा? वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है धरती के अराउंड। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तुमने सुना होगा इनके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। थोड़ी सी फील लेते हैं, कौन है ये सैटेलाइट्स? क्या तुम्हारे घर पे या पड़ोसी घर पे डिश लगी है? डिश, उसका जो फेस है वो कभी तुम चेंज नहीं करते हो। एक बार फिक्स कर लिया बस, अब नहीं चेंज हो रहा। हाँ कि ना? वही फेस रहता है और चैनल आते रहते हैं। अरे हाँ कि ना? और वो तुम्हें कहता है डिश वाला भाई कि भाई साहब ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है, सैटेलाइट उस तरफ है इसलिए इसका मुंह उस तरफ कर रखा है। कहता होगा ऐसा? बिल्कुल कहता है। तो वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जिस सैटेलाइट की वो बात कर रहा है वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। कैसे? जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी मतलब रेस्ट। तो ये कौन से सैटेलाइट हुए? द सैटेलाइट्स which are at rest with respect to अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होने चाहिए। स्पेस में अगर रेस्ट पे होंगे तो भाई धरती से टकरा जाएंगे आके। वो घूम रहे हैं धरती के अराउंड लेकिन धरती के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। कैसे? ध्यान देना, मान लो कि ये धरती है, ये इसकी एक्स से ये घूम रही है। मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, ये नॉर्थ पोल है, यहां पे एक पॉइंट ए है, देश है एक, और ये तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। थोड़ी देर बाद ए घूम के यहां पे आ गया तो तुम्हारा सैटेलाइट भी घूम के यहां पे आ जाना चाहिए। तो ए वाले देश के बंदों को लगेगा कि भाई साहब सैटेलाइट तो हमारे सर के ऊपर ही रहता है, ये तो कहीं जाता ही नहीं। अरे हाँ कि ना? इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जिस ओमेगा से धरती घूमती है उसी ओमेगा से ये घूमता है। जितना टाइम पीरियड धरती को एक चक्कर पूरा करने में लगता है उतना ही टाइम पीरियड इस सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में लगता है। मतलब कि इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। हमने टाइम पीरियड निकाला था t = 2 पाई √r³ बाई gm। t की वैल्यू 24 घंटे, सेकेंड में कन्वर्ट करके डालो। यहां पे r की वैल्यू आएगी कुछ, r आएगा अप्रॉक्स 42,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर आएगा धरती के सेंटर से। ठीक है, धरती के सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 42,300 के आसपास आता है ये। यानी कि जो हाइट आएगी वो 36,000 के आसपास आएगी, 36,000 किलोमीटर। धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या आता है कि भाई साहब ये ऐसे कम्युनिकेशन पर्पसेस में आता है। टीवी के कनेक्शंस या टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में काम आता है इसका। अरे हाँ कि ना? टाइम पीरियड इसका 24 घंटे होता है। कोई दुख तकलीफ किसी को? पुट करके देख लो ना, आर की वैल्यू आएगी तुम्हारी यही आएगी।
क्या ये बात सही है? हाँ कि ना? सोच लो पक्का। अरे बहुत आसान है यार ये तो, इट इज वेरी इजी। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इट्स एंगुलर वेलोसिटी, पूरा लिख देता हूं। इट्स एंगुलर वेलोसिटी शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ के बराबर इसके एंगुलर वेलोसिटी रखो। जैसे अर्थ घूम रही है उसको भी वैसे घूमना है। मान लो कि अर्थ यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा नहीं है सैटेलाइट को क्लॉकवाइज घुमा दो ना, फिर जियोस्टेशनरी नहीं रह जाएगा, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अर्थ कैसे घूमती है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमना चाहिए। समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की। इसको मिटा लूं, पहले मैं मिटा लूं, ठीक। मान लो कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ का इक्वेटर है। अपना इंडिया नॉर्थ साइड में है, कुछ यहां पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जो अपने वहां पे डिश होती है ना, उसकी डायरेक्शन ना साउथ की तरफ है। देखना, अपने इंडिया के बिल्कुल ऊपर एक भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्या हमारे देश के पास कैपेबिलिटी नहीं है ऊपर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दागने की? है, फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। जब ये धरती घूम रही होगी इस एक्सिस के अराउंड, क्या तुम्हारी धरती ऐसे घूमेगी? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल ऐसे घूम। तो तुम्हारा इंडिया, मतलब अपना इंडिया कुछ ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे। ठीक, तो उसके लिए तुम्हें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कुछ इस ऑर्बिट में रखना पड़ेगा। क्या ये बात सही है ना? ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको घुमाएगी, लेकिन उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ ऐसा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg का वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसको नीचे खींच लाएगा यहां तक, इक्वेटर तक। और अगर ये इक्वेटर के चक्कर लगाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सारे का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। Fg विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। Fg का कोई भी कंपोनेंट ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो ये इसका स्टेबल ऑर्बिट है। नहीं आया? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का स्टेबल ऑर्बिट सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। अपना इंडिया इक्वेटर पे है नहीं, इसलिए अपने देश के ऊपर कोई भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। वो अपने देश के रिस्पेक्ट में साउथ की डायरेक्शन में आएगा, नीचे की डायरेक्शन में आएगा। इसलिए अपनी डिश की सारी मुंडियां ऐसे होती हैं साउथ की तरफ। समझ में आया? पक्का? सो लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर इन इक्वेटोरियल प्लेन। वो किसी और प्लेन में लाई कर ही नहीं सकते, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उनकी। बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। सो ये थी छोटी सी कहानी अबाउट द सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह वगैरह। असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, करके जाओ, बड़े मजे से करो इसको और ज्ञान प्राप्ति करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केप्लर्स लॉ के बारे में बातचीत करेंगे, विच वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा।